नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि झारखंड में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संबंधित होने वाला है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करते हैं तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से आपके आने वाले परीक्षा में कितना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं और जो भी प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे वो आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो अवश्य ही देखिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्थाओं में मुंडाओं का जो ग्राम पंचायत होता है उसे क्या कहा जाता है? आखड़ा, हातू, पुजार या फिर पढ़ा। तो याद रखेंगे मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हातू के नाम से जाना जाता है। मुंडाओं से संबंधित याद रखेंगे मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था था इसमें गांव का प्रधान मुंडा हुआ करते हैं। ठीक है, और ये जो पद होता है ये वंशानुगत होता है। मुंडाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो लगान वसूलना, जो भी ग्रामीण लोग रहते हैं उनसे लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना तथा गांव के विवादों को निपटारा करना, ये मुंडा का काम होता है। सबसे अधिक प्रश्न ये बनता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो याद रखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वो मुंडा होता है। और ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हातू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? आखड़ा, हातू, पुजार या फिर परनेत। तो याद रखेंगे पढ़ा पंचायत स्थल को आखड़ा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आखड़ा ये जो पढ़ा पंचायत स्थल होता है ये ना केवल पंचायत स्थल होता है बल्कि यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। तो याद रखेंगे अगर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो सांस्कृतिक केंद्र होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भी आखड़ा कहा जाता है। और अगर आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, उसका भी आंसर हो जाएगा आखड़ा। तो आखड़ा का नाम याद रखेंगे, दो तरह से आपको याद रखना है, पंचायत स्थल और सांस्कृतिक केंद्र, दोनों ही को आखड़ा कहा जाता है। और ये आखड़ा शब्द जो है ये मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पारहा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? महतो, परगनेत, मानकी या फिर मुंडा। तो याद रखेंगे पारहा पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको मानकी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानकी। और ये जो मानकी का पद होता है ये भी वंशानुगत होता है, इसे याद रखेंगे, अर्थात कि पिता से पुत्र को ये पद प्राप्त होता है। जिस प्रकार मुंडा का पद वंशानुगत होता है उसी प्रकार मानकी का पद भी वंशानुगत होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और ये जो शब्द है पराहा पंचायत ये संबंधित है मुंडा शासन व्यवस्था से, इसे भी आप याद रखेंगे। छोटी छोटी जानकारियों को आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पनभरा, मांझी, पाहन या फिर पुजारा। आपको बताना है कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाहन। ठीक है, इससे बहुत अधिक प्रश्न बनता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। मुंडा गाँव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहा जाता है। यदि यहाँ पे और एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जो पाहन होता है इसका हेल्प करने के लिए कौन होता है, तो इसका जो हेल्प करने के लिए रहता है अर्थात कि सहायक हो जाता है उसको पुजार या फिर पनभरा के नाम से जाना जाता है। इस पाहन का कार्य क्या होता है? इस पाहन का कार्य होता है गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य ये पाहन करता है। और इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को एक लगान मुक्त भूमि भी दिया जाता है। उस भूमि को क्या कहा जाता है? इसे याद रखेंगे, डाली कटारी भूमि कहा जाता है। इस भूमि से संबंधित क्वेश्चन भी हमें आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाहन। मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होता है जो पूजा पाठ का कार्य देखता है उसे पाहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। मुंडा जनजाति के जो शासन व्यवस्था है उसके सर्वोच्च स्थान पर कौन अवस्थित होते हैं? पढ़ा, हातू, परगनेत या फिर करटाहा। तो याद रखेंगे मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान पर स्थित होते हैं पढ़ा। ठीक है, इन्हें पढ़ा राजा भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो याद रखेंगे अगर आपके ऑप्शन में पढ़ा या फिर पढ़ा राजा आता है तो उसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में पाहन को जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? डिहुरी भूमि, डाली कटारी भूमि, पुजार भूमि या फिर खड़िया घाट। इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि मुंडा जनजाति में पाहन अर्थात कि जो धार्मिक प्रधान होता है उसको जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे डाली कटारी के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाली कटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य होगा। ऑप्शन ए है मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, या फिर अखड़ा मुंडा जनजाति के गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। ऑप्शन सी है मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। ऑप्शन डी है पुजार पाहन का सहायक होता है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन माफ कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है और वो असत्य है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं होता है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के लिए बराबर स्थान प्राप्त नहीं होता है, जबकि इस ऑप्शन में हमें ऐसा कहा गया है कि महिलाओं को शासन में संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, ठीक है। जबकि ऑप्शन बी अगर हम लोग देखते हैं, अखड़ा मुंडा जनजाति के गांव का सांस्कृतिक प्रधान होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा अखड़ा को पंचायत स्थल भी कहा जाता है और ये गांव का सांस्कृतिक प्रधान भी होता है, ठीक है, सांस्कृतिक प्रमुख केंद्र भी होता है। ऑप्शन सी में जैसा दिया गया है मुंडा जनजाति में गाँव में शांति बनाए रखने के लिए बलि दी जाती है, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि मुंडा जनजाति में बलि का कार्य जो करता है वो पाहन करता है और पाहन के द्वारा गाँव में शांति बनाए रखने के लिए बलि देने की प्रथा की जाती है। ऑप्शन डी में जैसे कहा गया है पुजार पाहन का सहायक होता है। हाँ, मुंडा जनजाति में मुंडा जो शासन व्यवस्था थी उसमें पाहन जो होता था वो सहायक होता था। किसका सहायक होता था? पाहन का सहायक होता था। पाहन कौन होता था? धार्मिक प्रधान होता था, ठीक है। इन बिंदुओं का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में मुंडा शासन व्यवस्था में गांव में भूत प्रेतों से बचाने के लिए पाहन द्वारा की जाने वाली जो पूजा पाठ होती है उसके बदले उसे एक भूमि दी जाती है। उस भूमि को क्या कहा जाता है? डिहुरी भूमि, डाली कटारी भूमि, भूत खेता या फिर खड़िया घाट। तो याद रखेंगे भूत प्रेतों से बचाने के हेतु जो पाहन को भूमि दी जाती है उसे भूत खेता कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा जो पूजा पाठ के लिए भूमि दी जाती है उसे डाली कटारी कहा जाता है, जबकि भूत प्रेतों से बचाने के लिए पाहन को जो भूमि दी जाती है उसे भूत खेता कहते हैं, ठीक है। और भूत खेता जो भी उपज होती थी वो भूत प्रेतों की पूजा व्यवस्था का संचालन हेतु उसका उपयोग किया जाता था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था से। तो याद रखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के जो प्रथम शासक थे वो फनी मुकुट राय थे, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ झारखंड में प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और इसके शासन व्यवस्था का जो शुरुआत किया गया था वो फनी मुकुट राय से किया गया था। फनी मुकुट राय से संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन एक चीज बनता है कि किस नागवंशी राजा ने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो याद रखेंगे फनी मुकुट राय ऐसे नागवंशी शासक थे जिन्होंने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में व्यवस्थित किया था। और ये भी याद रखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था जो आई थी ये मुंडा शासन व्यवस्था के बाद की शासन व्यवस्था को नागवंशी शासन व्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? नागवंशी राजाओं के द्वारा मुगल को एक प्रकार से नजराना पेश किया जाता था, उसे क्या कहा जाता है? मालगुजारी, भूमिकर,
पेशकश करी या फिर जागीर कर। तो याद रखेंगे नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल को जो कर दी जाती थी उसे मालगुजारी कहा जाता था। ये जो मालगुजारी है ये सर्वप्रथम नागवंशी राजा जो आम जनता होती थी गांव के उन्हीं से वसूला करते थे और उन्हीं से वसूल करने के बाद इसे राजा को माफ़ कीजिएगा मुगल शासकों को दिया करते थे। नागवंशी राजा सभी गाँव में विभिन्न प्रकार के एक जमींदारों को ये कर वसूलने का कार्य दिए थे। उन जमींदार का नाम याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। जो जमींदार होते थे उसे भूइहर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भूइहर सबसे पहले कर वसूलते थे आम जनता से, उसे नागवंशी राजा प्राप्त करते थे। फिर नागवंशी राजा मालगुजारी के रूप में उसे मुगल शासकों को देते थे। तो इन जानकारियों को आप याद रखेंगे, इससे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? जो मानकी लोग होते थे उनको नागवंशी शासकों के द्वारा किस नाम से पुकारा जाता था या फिर किस नाम से जाना जाता था? मुसहर, भूइहर, जागीरदार या फिर करटाहा? तो अभी हम लोगों ने बात किया मानकी लोगों को भूइहर के नाम से जाना जाता था। इनका काम क्या रहता था? आम जनता से कर वसूल करके उसे नागवंशी शासकों को देना और नागवंशी शासक उसे आगे चल करके अंग्रेज शासनकाल में जो भी शासक रहते थे, मुगल शासक रहते थे, उनको देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? जो पढ़ा शासन व्यवस्था थी वो किस जनजाति से समुदाय से संबंधित थी? खड़िया, हो, संताल या फिर उराव? तो याद रखेंगे पढ़ा शासन व्यवस्था उराव शासन व्यवस्था थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उराव शासन व्यवस्था। उराव शासन व्यवस्था जो थी ये मुंडा शासन व्यवस्था से बहुत अधिक मिलता जुलता शासन व्यवस्था है, इसे भी आप याद रखेंगे। इनके बहुत सारे टर्म मुंडा जाति शासन व्यवस्था से हमें सेम ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया, मानकी, पुजार या फिर महतो? तो याद रखेंगे जो ग्राम पंचायत होते हैं उराव जनजाति के उनको महतो कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 13 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो मुंडा शासन व्यवस्था से कुछ बिंदुओं को याद रखेंगे, जैसे कि इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका काम होता है जो भी ग्रामीण लेवल का मामले होते थे, छोटे मोटे मामले, उनका निपटारा करना, ठीक है। और इस कार्य में जो भी गांव के अनुभवी लोग होते थे, बूढ़ा बुजुर्ग होते थे, वे महतो के मदद करते थे, ठीक है। महतो के पास दोनों ही प्रकार के शक्तियाँ होती थी, अर्थात कि प्रशासन को देखने का भी शक्ति होती थी, इसे प्रशासनिक शक्ति कहा जाता है, और न्याय का कार्य भी महतो के द्वारा किया जाता था। तो दोनों ही प्रकार के कार्य महतो के द्वारा किया जाता था, प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार का अधिकार महतो के पास था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उराव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता था? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो उराव जनजाति होती थी उनके जो महतो के सहयोगी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मांझी, पाहन, उपनायके या फिर परंपरा? तो उराव जनजाति में महतो का सहयोगी जो होता है वो मांझी कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मांझी का प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या करता है? पंचायत के जो भी आदेश होते थे वो आम जनता को पहुंचाने का कार्य मांझी करता था, और जो भी आम जनता के द्वारा मांगे होती थी पंचायत से उन्हें पंचायत तक पहुँचाने का कार्य करता था, अर्थात कि महतो तक पहुँचाने का कार्य करता था। इस प्रकार हम लोग मांझी को महतो के सहयोगी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांव के बीच के विवादों का समाधान कौन करता था? अखरा, पढ़ा, देश मांझी या फिर ऑप्शन डी है परगनेत? तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे मैं आगे बताने वाला हूँ। पहले आप याद रखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जब एक गांव के अलावा दूसरे गांव के साथ कोई विवाद हो, अर्थात कि एक से अधिक गांव के बीच विवाद होता है, तो उसका निपटारा कौन करता है? उसका निपटारा पढ़ा करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ा। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो पढ़ा पंचायत होता है ये दो या दो से अधिक गाँव को मिलाकर के बनाया जाता है। इसमें 3 स्तर होता है, याद रखेंगे, निम्न, मध्य तथा उच्च स्तर। इनसे भी प्रश्न बनता है। 3 स्तर होता है, इसे याद रखेंगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण इससे जो प्रश्न बनता है वो ये कि पंचायत की कार्यवाही में
पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। तो इसमें आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि उरांव शासन व्यवस्था में वो कौन सी संस्था थी जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। तो याद रखेंगे वो कौन सा शासन है। उरांव शासन व्यवस्था में पढ़ा जो पंचायत होती है उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की सहभागिता भी होती है। इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में किस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है, किसे हस्तांतरित किया जाता है। पढ़ा पंचायत में किसी मामले का अगर ग्राम के स्थान पर निपटारा नहीं होता है तो उसे किसे हस्तांतरित किया जाता है। पढ़ा दीवान, पाहन, बेगा या फिर ऑप्शन डी है पढ़ा राजा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा पढ़ा दीवान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पढ़ा राजा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी। जो मामले महतों के द्वारा ग्रामीण स्तर पर नहीं होते हैं उसको पढ़ा राजा के द्वारा किया जाता है। ये जो पढ़ा राजा होता है ये पंचायत का प्रमुख होता है। ठीक है, और वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतों द्वारा नहीं किया जा सकता है उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो 16 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी पढ़ा राजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, परगनेत या फिर बेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा पढ़ा दीवान। ये एक प्रकार से सर्वोच्च पदाधिकारी है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय भी बनाता है। ठीक है, पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। वैसे मामले जो महतो सॉल्व नहीं कर सकता है उसको पढ़ा राजा सॉल्व करता है, और पढ़ा राजा के द्वारा वैसे मामले जो पढ़ा राजा के द्वारा भी सॉल्व नहीं होते हैं उनको पढ़ा दीवान के पास भेज दिया जाता है। पढ़ा जो दीवान होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करते हैं और ये सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। तो इसे याद रखेंगे। अगर आपकी परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पढ़ा शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कौन कार्य करता है, पढ़ा दीवान, सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, पढ़ा दीवान, इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, पढ़ा दीवान, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है। पाहन, बेगा, पुजार या फिर महतो। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पाहन। पढ़ा दीवान पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उसका संपादन पाहन के द्वारा किया जाता है। यह गाँव का धार्मिक प्रधान होता है। गाँव के सभी धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पाहन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। भूतखेता, खड़िया खाट, पहनाई भूमि या फिर डाली कटारी भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहनाई भूमि। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो भूमि पाहन को दिया जाता है उसे पहनाई भूमि कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। जोगमांझी, मांझी, प्रमाणिक या फिर परगनेत। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम का जो प्रधान होता है उसे माझी कहा जाता है। ठीक है, माझी परगना जो शासन व्यवस्था है ये शासन व्यवस्था संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। अगर आपके क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि माझी परगना शासन व्यवस्था किसकी शासन व्यवस्था है, तो याद रखेंगे संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को माझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रमुख होता है उसे माझी कहा जाता है। माझी को सफलतापूर्वक शासन संचालन करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, माझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित करने तक का अधिकार भी प्राप्त होता है। इन सारी जानकारी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन एक माझी का प्रमुख कार्य नहीं है। निम्न में से आपको बताना है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य नहीं है जो कि माझी नहीं करता है। ठीक है,
आपके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यह गांव की जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। ऑप्शन बी है यह गांव के पर्व त्योहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है। ऑप्शन सी है यह लगान वसूलता है। ऑप्शन डी है यह विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, यह गाँव के पर्व त्योहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है। ये जो कार्य है ये माझी के द्वारा नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त तीनों ही जो कार्य है यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा भी करता है, यह लगान भी वसूलता है, या फिर यह विवाह संबंध स्थापित करने का अधिकार भी माझी के पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है माझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? जोग माझी, प्रमाणिक, गुड़ेत या फिर लासेर टंगाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए जोग माझी जो होते हैं ये माझी के कार्यों को संचालन में सहयोग करते हैं। तो शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए माझी की सहायता हेतु एक सहायक होता है जिसे हम लोग जोग माझी कहते हैं। यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है, साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता भी है। तो जोग माझी के कार्यों को याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माझी के कार्यों के सफल संचालन में जोग माझी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जोग माझी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जोग माझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? आपके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राणिक, ऑप्शन बी है गुड़ाइत, ऑप्शन सी है जोग प्रणिक या फिर ऑप्शन डी है मोड़े माझी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राणिक या फिर इसे प्रमाणिक कहा जाता है। माझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन प्रमाणिक द्वारा किया जाता है, इसे उप माझी भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राणिक या फिर प्रमाणिक। ये क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में ये पूछा भी गया है कि जोग माझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है, प्राणिक या फिर प्रमाणिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे उपमाझी के रूप में भी जाना जाता है? प्रमाणिक, गुद, लासेर नगाई या फिर चौकीदार। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमाणिक। प्रमाणिक को उपमाझी के रूप में भी माना जाता है। इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है माझी के ऊपर। माझी की अनुपस्थिति में ये सारे कामकाजों को देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, माझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? प्रमाणिक, गुड़ेत, लासेर टंगाई या फिर चौकीदार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी गुड़ेत। माझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? गुड़ेत या फिर इसे गुड़ाइत भी कहा जाता है। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड़ेत द्वारा ही किया जाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है और यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करके इसे माझी तक पहुँचाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी गुड़ेत। ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अगर आप झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एजुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय लैंग्वेज के साथ साथ आपको झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड से संबंधित जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और झारखंड जीके के प्रमुख क्वेश्चन के सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और सामने का जो बेल का आइकन है इसे भी प्रेस कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियोस इस चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।